हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्वर हब चैनल। मैं हूं देवेंद्र गुप्ता। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल एडसेंस के क्राइटेरियाज के बारे में। जो 10 क्राइटेरिया है आपको फुलफिल करना है, तभी जाके आपका गूगल एडसेंस का अप्रूवल तेज़ी से होगा। क्योंकि बहुत सारे यूजर हैं जो कि कमेंट करते हैं कि सर हमारा गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा है, वो रिजेक्ट हो रहा है। क्यों रिजेक्ट हो रहा है उसको मैं आज बताऊंगा, और किस तरह से उसको रिजॉल्व करना है, कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है। 10 मैं क्राइटेरियाज को लेके आया हूँ। इन 10 क्राइटेरियाज को अगर आप फुलफिल करते हो तो आपको एडसेंस का अप्रूवल लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलो फिर ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन सारे क्राइटेरियाज को देखते हैं। और इस क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना है, तभी जाके आपका एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। सबसे पहला क्राइटेरिया ये है डोमेन एंड एज। अगर आपका जो डोमेन है उसका एज विद इन 3 मंथ है तो आप गूगल एडसेंस कभी मत अप्लाई करें। अगर उससे पहले आप एडसेंस अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो एडसेंस है ना अप्रूव हो और रिजेक्ट होके चला है। क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि गूगल उन्हीं ब्लॉग पोस्ट को, उन्हीं वेबसाइट को अप्रूव करता है जिनकी वेबसाइट का जो एज है और डोमेन का एज है ऑलमोस्ट 6 मंथ या 3 मंथ अबो होते हैं, उन्हीं को अप्रूव करता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऐसा ना करें जैसे ही आपने डोमेन लिया और होस्टिंग लिया, लिंक किया, उसके बाद कुछ पोस्ट डाले और तुरंत ही आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करो, इससे बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करते हैं गाइज। इस चीज़ से बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, जैसे कि फर्स्टली आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। उसकी आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल मिल भी गया तो भी आपका अर्निंग्स प्रॉपरली नहीं होगा, क्योंकि क्लिक थ्रू रेट आपका कम रहेगा, आपका CTR कम रहेगा। ठीक है गाइज, इसलिए आपको अपनी वेबसाइट को तुरंत ही रजिस्टर नहीं करना है गूगल एडसेंस में। वेट करो, थोड़ा 3 to 6 मंथ होने दो, थोड़ा ऑडियंस आने दो आपकी वेबसाइट पे, उसके बाद गूगल एडसेंस के लिए आप अप्लाई करें। गाइज अभी हम नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलते हैं, वो है कॉपीराइट कंप्लाइंट। कॉपीराइट कंप्लाइंट गूगल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गूगल इस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। सपोज कि आप किसी और का कंटेंट आपके वेबसाइट पे डाल रहे हैं और गूगल ने इस चीज़ को डिटेक्ट कर लिया, तो इस केस में आपको बिल्कुल ही गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। स्टार्टिंग में आपको जब तक आपके वेबसाइट पे गूगल एडसेंस मिल नहीं जाता तब तक इस चीज़ को एकदम ही अवॉइड करें, बिल्कुल ही अवॉइड करें कि आप कहीं से भी आप कंटेंट उठा के ना डालें। अगर आपको डालना भी है तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है कि किस तरह से आपको कॉपीराइटेड कंटेंट को स्वाइप करना है, किस तरह से उसको मॉडिफाई करना है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपको उसको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। कभी भी कॉपीराइटेड है एज इट इज कंटेंट नहीं डालें। आप चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हैं। चैट जीपीटी के अलावा आप माइक्रोसॉफ्ट विंग का यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंग का यूज करके आप किस तरह से बेस्ट कंटेंट बना सकते हैं, उसका भी वीडियो मैंने बनाया है। ठीक है गाइज, अभी हम नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलते हैं, जो है रिलेटेड निच फोकस। रिलेटेड निच फोकस का मीनिंग ये है कि गाइज जो भी आप कंटेंट, आप कोई भी कंटेंट आप पब्लिश कर रहे हैं वो किसी चीज़ से रिलेट होना चाहिए। जैसे माइक्रो निच होना चाहिए, जैसे कि कोई अगर आप टॉपिक चूज़ कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड ही सारे कंटेंट आपके वेबसाइट पे होने चाहिए। इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं और रैंकिंग भी बहुत ही फास्ट होता है। अगर मैं सपोज़ कि मैं बोलूँ कि अगर सपोज़ कि आप किसी न्यूज़ की वेबसाइट पे काम कर रहे हो जो कि क्रिकेट न्यूज़ पे ही बेस्ड है, मतलब वो क्रिकेट से रिलेटेड ही सारी चीज़ें आप पब्लिश कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, तो गूगल को समझ में आएगा कि इस वेबसाइट का काम सिर्फ इतना ही है कि ये क्रिकेट से रिलेटेड सारे न्यूज़ को दिखाता है। तो आपका वेबसाइट रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। गूगल सर्च कंसोल में जो डिस्कवर है उसमें भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि गूगल को वैसे ही वेबसाइट चाहिए जो एक निच पे ज़्यादा फोकस्ड है, ना कि दुनिया भर के न्यूज़ मसाला पे आप काम करें, वैसा नहीं चाहता है। उससे उनको फ़ायदा क्या होता है कि जो भी कैटेगराइज्ड है, जैसे एड्स जो कैटेगराइज्ड हैं गूगल के हिसाब से, सारे चीज़ें कैटेगराइज्ड रहते हैं, उस कैटेगरीज के हिसाब से एड्स चलते हैं। जैसे कि अगर सपोज कि आपका न्यूज़ वेबसाइट है वो भी क्रिकेट के ऊपर, तो क्रिकेट न्यूज़ में जो स्पोर्ट का सेक्शन है, उस स्पोर्ट सेक्शन में बहुत सारे एडवर्टाइजर्स ऐड लगा सकते हैं, जैसे कि बैट्स एंड बॉल्स एंड बहुत सारी चीज़ें आते हैं जो क्रिकेट में यूज होते हैं, जैसे कि मेडिसिन्स हो गए। ऐसे जो टारगेट करते हैं, जो एडवर्टाइजर्स होते हैं टारगेट करते हैं कि सिर्फ
स्पोर्ट वाले वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें दिखनी चाहिए, ठीक है। जब भी गूगल के पास स्पोर्ट वेबसाइट्स रहेंगे, ऐसे स्पोर्ट वेबसाइट जो माइक्रो निच पे काम कर रहे हैं, उस वेबसाइट पे गूगल ऐड ज़्यादा चलाएगा, क्योंकि जो वो प्रोडक्ट है वो स्पोर्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है। किसी को प्रोडक्ट सेल करना है बैट्स एंड बॉल का, तो क्या किसी और वेबसाइट पे थोड़ी शो कराएगा। जो ऑडियंस आएंगे, क्रिकेट देखने आएंगे, क्रिकेट न्यूज़ देखने आएंगे, उन्हीं को शो कराएगा ना। सपोज कि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है क्रिकेट में, और मेरा पास जो मैंने वेबसाइट खोला है वो किसी और चीज़ का है, और उसमें क्रिकेट बॉल का एडवर्टाइजमेंट आएगा, तो कैसे चलेगा? मुझे तो लेना ही नहीं है। तो उससे कन्वर्जन रेट उनका कम हो जाता है और पैसा चला जाता है बिना मतलब का। तो एडवर्टाइजर हमेशा सेलेक्ट करते हैं कि इस वाले वेबसाइट पे ये वाले ऐड चलने चाहिए, क्योंकि इस वाले ऑडियंस ही हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि मेरा वेबसाइट है सॉफ्टवेयर का, उसमें दिखा रहा है क्रिकेट बॉल ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। बेसिकली सारी चीज़ें एडवर्टाइज़र जो सेलेक्ट करते उसके बेस पे चलता है। अगर आपका मल्टी निश रहेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा सारे चीज़ें भर जाएंगे, तो उसमें कन्वर्जन कम आता है। ऐसे मल्टी नीचेस वाले वेबसाइट को एडवर्टाइज़र ज़्यादातर अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनका जो कन्वर्जन रेट कम होता है, बट जो उनका जो इम्प्रेशंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उनको पैसा ज़्यादा पे करना पड़ता है। इसके लिए ये एडवर्टाइज़र इस टाइप के वेबसाइट को चूज़ ही नहीं करते। तो इस तरह से आपको माइक्रो नीच पे काम करना है। माइक्रो नीच पे जो भी आप सिलेक्ट करते हैं उस नीच पे बने रहना है, ना कि दुनिया भर के अलग अलग कंटेंट ला के उसमें डाल दो, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो हमारा पॉइंट है वो इसेंशियल पेजेस है। अब इसेंशियल पेजेस में कौन कौन से पेजेस आते हैं वो मैं बताता हूँ। नॉर्मली जो इसेंशियल पेजेस होते हैं, जैसे कि डिस्क्लेमर हो गया, एफिलिएट डिस्क्लेमर हो गया, ठीक है, और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस हो गए। इस टाइप के पेजेस जो है ये बहुत ही इसेंशियल पेजेस हैं। जैसे कि अगर सपोज कि आपका वेबसाइट जो आप रन कर रहे हो उसमें एफिलिएट लिंक आप लगा रहे हो, तो उसके अंदर उसका डिस्क्लेमर भी होना चाहिए कि हम इस वेबसाइट से कमीशंस भी कमा रहे हैं, इसमें एफिलिएट लिंक है। ये सारी चीज़ें आपके एक पेज पे आने ही चाहिए, और इस पेज को आप अपने हेडर एंड फुटर में कहीं पे एक जगह पे हमेशा विजिबल होना चाहिए। तो इससे गूगल को लगेगा कि आप जेन्युइन है, जो भी आप काम कर रहे हैं वो बहुत ही जेन्युइन काम कर रहे हैं, आप छुपा नहीं रहे कुछ चीज़ें, सामने सामने है जो भी, ठीक है। तो ये काम भी आपको कर लेना है। अदरवाइज अगर आपने पेजेस नहीं बनाए हैं तो इस केस में भी आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। गाइस अभी हम नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलते हैं, वो है कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस का जो पेज है वो भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी गूगल को नहीं पता है कि ये जो वेबसाइट है किस लिए बना हुआ है। तो आप वहाँ पे अबाउट अस में दुनिया भर की चीज़ें डाल सकते हैं। अबाउट अस में मतलब आप कौन हैं, क्या करना चाहते हैं, क्यों आपने वेबसाइट को ओपन किया है, ये ऑडियंस को भी पता चलना चाहिए और गूगल एडसन को भी पता चलना चाहिए। जब भी उसका स्क्रॉलर आएंगे, जब भी वेरिफिकेशन के लिए उसको चेक किया जाएगा, तो उसमें पता होना चाहिए कि ये वेबसाइट किस लिए ओपन हुआ है या क्या करना चाहती है, ठीक है। ये पूरी इंफॉर्मेशन अबाउट अस के पेज में आप क्या करते हैं, मतलब क्या करना चाहते हैं, आपका फ्यूचर गोल क्या है, वो सारी चीज़ें अबाउट अस में आने चाहिए। और कॉन्टैक्ट अस में आपको कॉन्टैक्ट अस में आपका फॉर्म आना चाहिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म आना चाहिए, ताकि कोई भी यूज़र आपको कॉन्टैक्ट करना चाहे तो ईजिली कर सकता है। उसके साथ साथ गूगल खुद कॉन्टैक्ट करना चाहे तो कर सकता है। तो कभी कभी ट्राई भी करते हैं गूगल वाले, उसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म में फिल करते हैं कि आपको वो मैसेज जा रहा है या नहीं जा रहा है, और ये चेक भी करते हैं। अगर उनको रिस्पॉन्स नहीं मिला तो भी इस केस में भी आपका रिजेक्शन हो सकता है। तो इसलिए कॉन्टैक्ट फॉर्म भी वर्किंग होना चाहिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म जरूर ऐड करें। और उसके साथ साथ वहाँ पे ईमेल आईडी नेसेसरी ऐड करें, 1 या 2 ईमेल आईडी जरूर ऐड करें। उसके साथ साथ अगर आपके पास फ़ोन नंबर है, कोई एडिशनल फ़ोन नंबर है जो आप स्पेयर यूज कर रहे हैं, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है गाइस। मैं अभी नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलता हूँ, जो कि है आपका वेबसाइट का स्पीड। वेबसाइट का स्पीड बहुत ही ज़्यादा फास्ट होना चाहिए, क्योंकि मैं इस वाले टॉपिक में मैं कई बार बोल चुका हूँ कि गाइस आपके वेबसाइट का स्पीड फास्ट होना चाहिए, तभी जाके गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक करेगा, ठीक है। तो मैं आपको सजेशन भी देता हूँ कि मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए हैं उसके ऊपर कि कैसे आपके वेबसाइट को फास्ट करना है, स्पीड अप करना है।
तो कौन कौन से थीम यूज करना है मैं आज के भी वीडियो में बता देता हूँ। सबसे पहला जो आपको लाइट वेटेड थीम यूज करना है आपके वेबसाइट के लिए। अगर आप कंटेंट राइटिंग है, कंटेंट कर रहे हैं, ब्लॉगिंग लिख रहे हैं, तो आपको एकदम लाइट वेट जो थीम है यूज करना चाहिए। उसमें आता है, देखिए, जनरेट प्रेस का थीम आता है। दूसरा है अस्ट्रा थीम। ये अस्ट्रा थोड़ा सा हैवी है एज कम्पेयर टू जनरेट थीम, क्योंकि अस्ट्रा में बहुत सारा कस्टमाइजेशन है। आप अपने वेबसाइट को कैसा लुक देना चाहते हो, सारी चीज़ें आप कस्टमाइज कर सकते हैं। बट जनरेट प्रेस वो बहुत ही लाइट वेटेड है। दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं, आप जो भी चाहे यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपको कस्टमाइजेशन पसंद है तो आप अस्ट्रा यूज कीजिए। अगर आपको कस्टमाइजेशन नहीं, सिर्फ सिंपल लुक और फास्ट स्पीड चाहिए, तो आप जनरेट प्रेस पे जा सकते हैं। ठीक है, ये दो लाइट वेट थीम यूज कीजिए, जिससे आपके वेबसाइट का स्पीड काफ़ी अच्छा रहेगा। और आपकी वेबसाइट को स्पीड अप करने के लिए मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी देख सकते हैं कि किस तरह से आप अपने वेबसाइट को फास्ट कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले पॉइंट पे हम चलते हैं, जो कि 7th वाला है, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली। जो भी आपका वेबसाइट आप बना रहे हैं वो मोबाइल ऑप्टिमाइज फ्रेंडली होना चाहिए। मोबाइल ऑप्टिमाइज मतलब आपका जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, मोबाइल में इजीली ओपन होना चाहिए, बाकी डेस्कटॉप में ओपन होना चाहिए, उसके बाद लैपटॉप में ओपन होना चाहिए, बाकी सारे डिवाइसेस में वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने डेस्कटॉप पे ओपन कर रहे हैं तो बाद में मोबाइल में ओपन हो ही नहीं रहा है और प्रॉपर दिख ही नहीं रहा सारी चीज़ें, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ अस्ट्रा और जनरेट प्रेस ये दोनों थीम यूज किए, दोनों के दोनों मोबाइल फ्रेंडली हैं, आप इसको यूज करो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है गाइज, अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ गाइज, नेक्स्ट वाला पॉइंट है हमारा SSL सर्टिफिकेट के ऊपर। क्योंकि SSL सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी वेबसाइट का सिक्योरिटी कितना मतलब सिक्योर है या नहीं है वो दिखाता है। तो कभी भी आपके वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट जरूर लगाएं। SSL सर्टिफिकेट गूगल एडसन को भी बताता है कि भाई ये जो बंदा है वो जेन्युइन है, इस जो वेबसाइट बनाया है उस पर वो खुद काम करना चाहता है और उस पर इन्वेस्ट कर रहा है। तो उस गूगल को लगेगा कि इसने इन्वेस्टमेंट किया है इस चीज़ के ऊपर, कि SSL सर्टिफिकेट भी लगाया है। तो एक ट्रस्ट क्रिएट होता है, यूजर के साथ में क्रिएट होता है, गूगल एडसन के साथ क्रिएट होता है, तो जिससे ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं आपके वेबसाइट का अप्रूवल के। तो अपने वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट जरूर लगाएं। और गाइज, अगर मैं बोलूं कि अगर आपने सपोज कि होस्टिंगर से लिया है तो SSL सर्टिफिकेट फ्री में ही मिल जाता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप होस्टिंगर की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको कोई और काफ़ी अच्छा है, अगर उसमें SSL सर्टिफिकेट दे रहा है, उससे भी जा सकते हैं। बट मेक श्योर कि आपका जो होस्टिंग प्रोवाइडर है प्रॉपर सर्विस देता हो। ठीक है, ओके। अब गाइस हमें नेक्स्ट वाले 9th वाले पॉइंट पे चलेंगे, जो कि है साइट नेविगेशन। जैसे कि आपको पता ही होगा कि साइट नेविगेशन क्या है। साइट नेविगेशन ये है कि आपके हेडर सेक्शन और फुटर सेक्शन में नेविगेशन बार्स होते हैं, जहां से आप सिलेक्ट करके कौन से भी पेज पे, कौन से भी पोस्ट पे आप जा सकते हैं, कौन से भी सेक्शन में, क्योंकि कैटेगराइज किया रहेगा, आपके वेबसाइट को कैटेगराइज किया ही रहेगा कि कौन से, सपोज कि स्पोर्ट का वेबसाइट है तो उसके अंदर कैटेगरीज वाइज रहेंगे। जैसे कि क्रिकेट का स्पोर्ट्स का अलग हो गया और कबड्डी का अलग हो गया, उसके बाद हॉकी है, हॉकी का स्पोर्ट्स अलग हो गया। उसके अंदर कैटेगरी वाइज बहुत सारे, अगर सपोज आपने वेबसाइट बना के रखा है तो उसके अंदर सारे नीचे सारे कैटेगरीज पे जाने के लिए आपने नेविगेशन बार प्रॉपरली बना के रखना है। तो यूजर को डिफिकल्ट नहीं होगा कहीं भी किसी भी पेज पे जाने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि गूगल ये भी देखता है कि आपने नेविगेशन बार प्रॉपर बना के रखा है या नहीं बनाया है, ये सारी चीज़ें देखता है। दूसरा गाइस, आपको अपने वेबसाइट पे कोई भी ब्रोकन लिंक नहीं रखना है। सपोज कि आपका वेबसाइट पे बहुत सारे ब्रोकन लिंक है, ब्रोकन लिंक जो कि 404 का एरर शो करता है, कोई अगर उस पर क्लिक करे तो, अगर इस टाइप के आपके पास वेबसाइट पे बहुत सारे बने पड़े हैं तो इसको रिमूव कर लेना है। क्योंकि गूगल ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से देखता है कि ये सारे जो ब्रोकन लिंक है वो क्यों है, क्योंकि स्क्रॉलर जो स्क्रॉल करता है ये सब पे उनका इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि हर एक पेज पे वो जाके चेक कर रहा है। तो इससे क्या होता है, उनको ज़्यादा बिना मतलब का उनका जो कॉस्ट है बढ़ जाता है, क्योंकि स्क्रॉलिंग के लिए भी उनको अच्छा खासा मनी देना पड़ता है गूगल को, अच्छा खासा
रिसोर्सेस यूज करने पड़ते हैं। तो इस टाइप की वेबसाइट को वो अवॉइड ही करते हैं कि वो चाहते हैं कि एकदम सिंपल हो, आपका वेबसाइट एकदम यूजर फ्रेंडली हो, विदाउट ब्रोकन लिंक, जितना फास्ट वेबसाइट लोड हो सके इस टाइप का वेबसाइट हो। तो गूगल को इस सारी चीज़ें बहुत ही पसंद आता है और इसलिए वेबसाइट को गूगल 100% अप्रूव कर देता है। अगर इस टाइप की वेबसाइट नहीं रहेगी तो मैक्सिमम चांसेस गूगल रिजेक्ट कर दे आपके एप्लीकेशन को। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 10th वाला, जो कि है XML साइट मैप। आपको पता ही होगा, अगर आपने ब्लॉगिंग कभी किया है, ब्लॉगिंग में वेबसाइट बनाया है, तो आपको पता होगा गूगल सर्च कंसोल नाम का एक चीज़ होता है जहाँ पे आपके सारे कंटेंट को लिस्ट किया जाता है, इंडेक्स किया जाता है। जो भी आप कंटेंट लिखेंगे तो वहाँ पे इंडेक्स होता है वेबसाइट। तो उस जगह पे आपको एक साइट मैप डालना पड़ता है जो कि वो दिखाता है कि कौन सा कंटेंट कहाँ पे कभी पब्लिश हुआ। जैसे कि साइट मैप में शो करता है कि पोस्ट पब्लिश हुआ या पेज पब्लिश हुआ, वो सारी चीज़ें वहाँ पे लिस्ट होते हैं। तो उस साइट लिंक जो साइट मैप होता है वो दिखाता है कि कौन सी चीज़ें कब पब्लिश, सारी चीज़ें वहाँ पे डायरेक्टली इंडेक्स होता रहता है। उसको आपको करने के लिए गूगल सर्च कंसोल में जाके आपके वेबसाइट के साइट लिंक को ऐड करना पड़ता है। उसको कैसे ऐड करना वो भी मैंने वीडियो में कवर किया है, उसका भी मैं लिंक दे दूँगा। तो इस तरह से काम होता है गाइस। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मैं ऐसे ही कंटेंट आपको लिए लेके आता रहता हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।